हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए बेटा, आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। और एनिमल टिश्यू में आपको पता है कि कौन कौन से टिश्यूज है। देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले ये चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो भी आप पढ़ते हैं उसमें सारा का सारा पोर्शन आपको टिश्यूज से मिलकर बनता है। टिश्यूज हो गए, ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, उसी से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले आपको ये चैप्टर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टिश्यूज की। टिश्यूज आखिर हैं क्या? टिश्यू जिसको क्या बोला जाता है, ऊतक बोला जाता है हिंदी में। तो ऊतक का मतलब क्या है? तो देखिए, आपने पढ़ा है, जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि टिश्यूज क्या होते हैं, सेल से मिलकर क्या होते हैं। सेल्स, बहुत सारी सेल्स एक साथ, अच्छा पूरे सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा है कि जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई या फिर संरचनात्मक इकाई क्या होती है? वो सेल ही होती है, जिसको कोशिका बोला जाता है। तो जब सेल, बहुत सारी सेल्स एक साथ आती हैं तो क्या करती हैं? एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। उसके बाद बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ आ जाते हैं और एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ कंप्लीट होके क्या करते हैं? एक पूरी कंप्लीट बॉडी का निर्माण करते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये क्या है? अच्छा, अब यहाँ पर बात आई कि टिश्यूज। तो टिश्यूज आपको पता है कि ये कई सारी सेल्स का मिलकर, कई सारी सेल्स से मिलकर बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके कार्य क्या होते हैं? कार्य एक ही टाइप के होते हैं। जैसे कि आप हार्ट की बात कर लो, हार्ट का काम क्या है? वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना है, जिनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम ही होगा, लेकिन उनका काम अलग अलग है। जैसे कि हार्ट का काम अलग है, लीवर का काम अलग है, ठीक है, पैनक्रियास का काम अलग है। तो ये जितने भी ऑर्गन हैं वो सब वेरियस सिस्टम में या फिर वेरियस काम में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनकी जो ओरिजिन है, जो टिश्यूज का फॉर्मेशन है, वो एक ही टाइप का होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी की लाइन की ही बात करेंगे, एनसीईआरटी से ही शुरुआत करेंगे। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific functions such an organization is called as tissue। टिश्यू क्या कहलाता है? तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ह्यूमंस में अगर आप बात करते हो, तो सिमिलर सेल, सिमिलर टाइप की बहुत सारी सेल्स, ये सेल्स क्या है? बहुत टाइप की, जब एक साथ एक समान सेल्स आकर एक कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाती हैं तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को टिश्यू कहा जाता है। और यह क्या है? ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होते हैं। जैसे हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, है ना। ऐसे ही जो लीवर का काम क्या है? बाइल जूस का सिक्रीशन करना। पैनक्रियास का काम क्या है? पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करना। तो ये वेरियस काम हैं, सबके अलग अलग काम होंगे, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर हैं, जो ओरिजिन है, उसमें सेल वो क्या है? टिश्यूज से मिलकर बने हैं, और उन टिश्यूज की जो ओरिजिन है वो सेल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ए मल्टी सेलुलर एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ये ध्यान रखेंगे, a group of similar cell along with intercellular substances perform a specific function such an organization is called as tissue। clear? चलिए, अब हम बात करते हैं कि टिश्यूज प्रेजेंट कहाँ कहाँ हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। देखिए, हमारी बॉडी या फिर जितने भी मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब की बॉडी में कुछ ना कुछ कंपोजिशन ऐसा होता है जो कि अच्छा आपने पढ़ा है। जैसे आप एनिमल किंगडम पढ़ चुके हो अच्छे से, मैंने आपको सारे के सारे फाइलम पढ़ाए हैं। तो वहां पर आपने देखा था, जब प्रोटिस्टा की बात करते हो वो यूनिसेलुलर टाइप के थे। उसके बाद आप आते हो पोरीफेरा में, तो पोरीफेरा में पहले ऐसे एनिमल्स थे जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सेलुलर ग्रेड से मतलब क्या था? तो वहां पर आपने देखा था कि सिंगल सेल मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण कर रही थी। जैसे कि स्पंजेस की बॉडी आपने पढ़ी, स्पंजेस की बॉडी में ऐसा नहीं था कि विशेष टाइप के ऑर्गन सिस्टम डेवलप थे, विशेष उनमें स्टमक डेवलप था या कुछ ऐसी सेल्स डेवलप थी। उनमें सिंपल सी सेल्स थी और उन्हीं सेल्स की मदद से वो अपनी पूरी बॉडी के फंक्शंस को कर रहे थे। चाहे वो डाइजेशन की बात कर लें, एक्सक्रीशन की बात कर लें, है ना। तो वो सारे काम कौन कर रही थी? सेल्स ही कर रही थी।
उसके बाद जब आप आगे और बढ़ते हैं तो आप पढ़ते हो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के एनिमल्स में। वहां पर आपने देखा कैसा था, तो टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक साथ क्या है, टिश्यूज का निर्माण किए और टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिला। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आप आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल्स में। प्लेटीहेल्मिन्थेस जिनको फ्लैटवर्म्स कहा जाता है, तो फ्लैटवर्म्स में आपने देखा था कि सबसे पहले ऑर्गन का विकास हुआ। ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर एक स्ट्रक्चर बना जिसको आपने ऑर्गन कहा। तो सबसे पहले ऑर्गन ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां पर देखने को मिला, तो वो प्लेटीहेल्मिन्थेस और आल्सो एस्केहेल्मिन्थेस में भी कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, तो वो था ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप आते हो एस्केहेल्मिन्थेस के बाद आते हैं एनिलिडा में। तो एनिलिडा में सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वहां पर ऑर्गन सिस्टम डेवलप होना चालू हो गया। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले आपको केचुए में डेवलप मिला, उसके बाद उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां पर सबसे पहले देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है एनिलिडा में, है ना। एनिलिडा के बाद आप आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का में, काइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। लास्ट में आप आते हो तो देखते हो कॉर्डेटा में मैमल्स में सबसे डेवलप ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, जिनको आपने वर्टिब्रेट्स कहा। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो डेवलप हुए हैं वो कहाँ से उनकी शुरुआत हुई है, तो देखिए सेल्स थी, सेल्स से मिलकर टिश्यू बने, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बने, ऑर्गन से मिलकर क्या बने, तो ऑर्गन सिस्टम बना। और ऑर्गन सिस्टम फिर डेवलप होते 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 एक पूरी तरह से वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, जिसको आप जानते हो कि जो हायर एनिमल्स कहलाए, जिनको आप वर्टिब्रेट्स कहते हो। अच्छा, वर्टिब्रेट्स में जो आप बात करते हो, तो जैसे टिश्यूज की बात कर रहे हैं, तो टिश्यूज कितने टाइप के पढ़ते हैं आप, पूरी बॉडी आपकी जो बनी है उसमें बेसिकली 4 टाइप के टिश्यूज देखने को मिलते हैं। मेनली 4 टाइप्स टिश्यूज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब वो 4 टाइप के टिश्यूज कौन से हैं, तो देखिए पहले आते हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के बाद आते हैं इसमें, और देखिए नर्वस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यूज हो गए, मसल्स टिश्यूज हो गए और नर्वस टिश्यूज हो गए। ये 4 टाइप के टिश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसमें एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि ये आपका स्टमक है। स्टमक में ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के टिश्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसी भी ऑर्गन में कई सारे टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। अब जैसे कि ऑर्गन की बात कर लो, मान लो आपने स्टमक ले लिया, तो स्टमक में देखिए यहाँ पर आपको स्मूथ मसल टिश्यू दिख रहे हैं, मसल टिश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहे हैं, नर्वस टिश्यूज भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। आल्सो ये ब्लड क्या है, ब्लड भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ये देखने को मिल रहा, और एपिथेलियल टिश्यू भी देखने को मिलते हैं। तो ये 4 टाइप के टिश्यूज आपके कहां पर देखने को मिल रहे हैं, स्टमक में। देखिए स्टमक की जो लाइनिंग है ये किस चीज की बनी है, यहाँ पर ब्लड जो फ्लो हो रहा है ना, स्टमक की जो वेसल्स हैं उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ब्लड एक टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। उसके अलावा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये बिना इंपल्सेस के चल रहा है, वहां पर नर्वस टिश्यूज भी डेवलप है, ताकि भूख आपको लग रही है, प्यास लग रही है, या फूड चाहिए, या फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट करना है, तो ये सारे के सारे एक तरह से जो ऑर्डर है वो किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं नर्वस टिश्यूज के द्वारा, या फिर कंट्रोल जो है वो नर्वस टिश्यूज के द्वारा किया जाता है। कनेक्टिव टिश्यूज का काम क्या है, जो मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स टिश्यूज का काम क्या है कि ये जो भी लाइनिंग है, जैसे ये आप देख रहे हो स्टमक के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनको डेवलप करता है स्मूथ मसल्स टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पर जो फ्लूइड भरा है वो है, और आल्सो यहाँ पर आपको एपिथेलियल टिश्यूज भी देखने को मिल रहा है, जो कि क्या कर रहा है, इसकी स्टमक की वॉल को, लाइनिंग को बनाने का काम कर रहा है। तो एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही ऑर्गन में कितने सारे, जितने भी 4 टाइप के आपने टिश्यूज पढ़े, उन 4 टाइप के टिश्यूज आपको एक ही ऑर्गन में देखने को मिल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं आपके। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यूज, जो कि कहाँ है, जो जैसे आपकी एपिथेलियम है, बाहर वाला एपिथेलियम इसको कहा जाता है। तो बाहर की जो स्किन है
उसमें क्या है आपको एपिथेलियल टिश्यूज देखने को मिलेंगे। दूसरे आपके मसल्स टिश्यूज, जो आपके मसल्स हैं ये यहाँ पर क्या है, ये मसल्स टिश्यूज प्रेजेंट है। तीसरे हैं आपके न्यूरॉन टिश्यू, जिसको नर्वस टिश्यूज कहा जाता है। तो ये कहाँ पर हैं, ये बेसिकली काम करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। और चौथे क्या है, वो हैं कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज में बोन्स आ गए आपकी, ठीक है, बोन आ गई, कार्टिलेज आ गए, ब्लड आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया और ब्लड हो गया। तो ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ये 4 टाइप के टिश्यूज आपके हो गए जिसको आपको पढ़ना है। चलिए अब आते हैं और आगे, ये देखिए 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज आपको पढ़ना है। सबसे पहला है, ये है पहला कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में अभी आगे हम चार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें देखिएगा कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यूज, देन मसल्स टिश्यूज, उसके बाद नर्वस टिश्यूज। अब ये चार्ट आप देखिए और इसको क्या करना है, इसको आपको ले लेना है स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके ऐसा नहीं है कि रख देना है, इसको आपको अपनी कॉपी में 2 बार पहले देख के बनाना है, उसके बाद बिना देखे बनाना है, ठीक है। ये जरूर करना है, ऐसा नहीं करेंगे तो मैडम तो देखने आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये आपकी जिम्मेदारी है ना। आप पढ़ने जा रहे हो, आप डॉक्टर बनना है, आपको नीट क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए जितनी आप मेहनत करते हो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि नेचर का रूल है, जितनी आप मेहनत करोगे ना, ये आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स के लॉ आप पढ़ते हो, तो जितनी एनर्जी आप लगाओगे वो नेचर आपको क्या करेगी, रिवर्स करेगी। हम और आप बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन नेचर बेईमानी नहीं करती। आप जितनी मेहनत लगाओगे, जितनी मेहनत करोगे, जिस दिशा में करोगे, अगर आप पढ़ाई में पढ़ाई की दिशा में मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका इनपुट जरूर मिलेगा। बाकी गलत चीजों पे कर रहे हो तो गलत चीजों का भी नतीजा जरूर मिलता है, ठीक है। तो जिस दिशा में आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, नेचर भी उसी दिशा में आपको वो रिप्लाई करता है। तो ये एनर्जी आपने पढ़ा है ना, एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो जितनी मेहनत करेंगे वो वेस्ट नहीं जाएगी, उसका इम्पैक्ट जरूर जरूर पड़ेगा, और वो आपको, अगर आप अच्छी दिशा में मेहनत करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए, तो एनिमल टिश्यूज को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले थे हमारे एपिथेलियल टिश्यूज, क्लियर। उसके बाद थे कनेक्टिव टिश्यूज, उसके बाद थे मस्कुलर टिश्यूज, और उसके बाद थे नर्वस। नर्वस अकेले लिखा है तो अभी देख के खुश हो गए हैं, लेकिन अकेला सब पे भारी है ये, है ना। नर्वस टिश्यूज की आगे बात करेंगे, ये अकेला लिखा है यहाँ पर, बाकी के तो पार्ट लिखे हैं, लेकिन नर्वस टिश्यूज के भी बहुत सारे पार्ट हैं, तो आगे लिखेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे और ध्यान से। ये अकेला ही सब पे भारी है। एपिथेलियल टिश्यूज में अगेन आपको पढ़ना है फिर स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, एंड ये लास्ट में लिखा है, आई थिंक ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये लिखा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो ये कितने टाइप के एपिथेलियम पढ़ने हैं आपको, 5 टाइप के। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज में देखिए पढ़ना है एरियोलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यूज और फ्लूइड टिश्यूज। एरियोलर में पढ़ना है टेंडन और लिगामेंट, एडिपोज टिश्यूज पढ़ने हैं, स्केलेटन में आपको पढ़ना है बोन और कार्टिलेज। उसके बाद फ्लूइड टिश्यूज में आपको क्या पढ़ना है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में आपको ब्लड और लिम्फ पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में एक चीजें रहें, क्यों, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप यही सब पढ़ने वाले हो, कुछ अलग से उसमें नहीं आने वाला है। सारे के सारे टिश्यूज हैं, ब्लड है, लिम्फ है ना, जितनी भी सारी चीजें हैं, बोन है, कार्टिलेज है, यही सब आपको पढ़ना है। और ये वाला पोर्शन अगर आपका मजबूत हो जाएगा तो आप बाकी चीजें आसानी से समझ लोगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी बड़ा पोर्शन है। ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी आगे आप मेडिकल कॉलेज में जब जाओगे तो सबसे ज्यादा जो पढ़ना होता है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट ही आपको डिस्क्राइब, क्योंकि डॉक्टर आप उसी के बन रहे हो ना। बाकी पार्ट्स तो क्या होता है, बाकी पार्ट्स तो आपके एक तरह से जानने के लिए होता है, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट वहां पर, अभी यहाँ पर आप नीट पढ़ रहे हैं तब इतनी आफत है। नीट पढ़ के जब आप MBBS कॉलेज में जाएंगे उसके बाद तो और बहुत कुछ पढ़ना है। और अभी आप ऐसे समझिए कि अभी आप नीट वाला जो MBBS का पढ़ रहे हैं उसका 2% 3% पढ़ रहे हैं। आगे जब 5 साल में आपको MBBS करवाया जाता है तो उन 5 साल में आपको बहुत कुछ, बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाया जाता है, तभी आप जाके डॉक्टर बनोगे, है ना। तो यहाँ पर अभी पढ़ने में इतनी आफत है, तो ध्यान रखेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज के आपने 4 पार्ट कर लिए। मस्कुलर टिश्यूज को आप 3 पार्ट में बांटते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरी हैं स्मूथ मसल्स, और तीसरी हैं
कार्डियक मसल्स, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स को कहा जाता है रेखित पेशियां, स्मूथ मसल्स को कहा जाता है, सॉरी इनको कहा जाता है, स्ट्रेटेड को कहा जाता है रेखित, स्मूथ को शायद कहा जाता है स्मूथ मसल्स, और कार्डियक को हृदय पेशी कहा जाता है। स्मूथ को शायद अरेखित पेशी कहते हैं, ठीक है। बाकी हिंदी आप ना ही पढ़ें ज्यादा, क्योंकि हिंदी वर्ड्स आपके लिए बने नहीं है। जैसे स्क्वैमस का शायद हिंदी सल्की होता है, तो इतनी शुद्ध हिंदी आप ना पढ़ें, ठीक है। बायोलॉजी में अगर हिंदी वाला पोर्शन भी आपसे पूछता है तो उसमें भी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही लिख के पूछता है। और वैसे भी आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, तो कुछ बच्चे अभी कमेंट भी करते हैं मैम हिंदी में पढ़ा दीजिए, मैम हिंदी में पढ़ा दीजिए। संस्कृत में ना पढ़ा दें आप लोग को, है ना, शुद्ध हिंदी एकदम से संस्कृत पढ़ा दें। क्यों बायोलॉजी वाला संस्कृत पढ़ा दें तो काहे परेशानी हो, ठीक है। तो आपको डॉक्टर बनना है। चलिए तो याद रखने हैं एपिथेलियल टिश्यूज, उसको अगेन हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो इसको 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया। सबसे पहला हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम, देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसके बाद कॉलमनर एपिथेलियम, देन सीलिएटेड एपिथेलियम, और उसके बाद आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उसके बाद हम डिवाइड करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज को अगेन 4 पार्ट में, एरियोलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यूज एंड फ्लूइड टिश्यूज। एरियोलर टिश्यूज में आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं, टेंडन और लिगामेंट। एडिपोज टिश्यूज पढ़ने हैं, स्केलेटल टिश्यूज में भी 2 पार्ट पढ़ने हैं, बोन एंड कार्टिलेज। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में आपको ब्लड एंड लिम्फ पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज की बात करेंगे, तो मस्कुलर टिश्यूज में स्ट्रेटिफाइड, उसके बाद स्मूथ, और लास्ट में आएगा कार्डियक मसल्स, और लास्ट में पढ़ेंगे नर्वस टिश्यूज। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं, इस फ्लो चार्ट को बना लेना है, क्योंकि पूरे चैप्टर का कोर यही है, यही पढ़ना है। आगे एक फ्लो चार्ट और है आपको, तो ये भी दिखाई दे रहा होगा, इसको भी आप क्या करिएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, या फिर सीधे सीधे इसको नहीं कहेंगे कि बनाना है, क्योंकि कहेंगे कि मैम इतना सारा काम करवा रही हैं, तो इसको आप बस इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, देखिए एपिथेलियल टिश्यूज की बात करेंगे, तो एपिथेलियल टिश्यूज में आपको पहले पढ़ना है स्क्वैमस एपिथेलियम। आप स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या है, सिंपल स्क्वैमस हैं जो आपको ऐसे सिंपल दिखाई देंगे, सिंपल क्यूबॉइडल आपको ऐसे क्यूब के फॉर्म में, ये क्यूब के फॉर्म में दिखाई देंगे, सिंपल कॉलमनर आपको सिंपल कॉलम के फॉर्म में दिखाई देंगे, और ये ट्रांजिशनल टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस आपको ऐसे दिखाई देंगे, ये क्या है, एक के बाद एक ऐसे लेयर में देखने को मिलेंगे, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में आएंगे। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ये भी एक के बाद एक परत में ऐसे देखने को मिलेंगे, है ना, ये 2-2 कॉलम में आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, इसमें क्या होता है, इसमें ये एक ही फॉर्म में जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये देखिए आपको ऐसे लग रहा है ना कि एक के ऊपर एक है, एक्चुअल में पता ही कैसे प्रेजेंट है, एक ये ऐसे प्रेजेंट है, और दूसरा ये क्या है, दूसरा आपको ये ऐसे प्रेजेंट है, फिर एक ऐसे प्रेजेंट होगा, ये दोनों क्या हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, इसलिए आपको ये अलग अलग दिख रहे हैं। देखिए ये एक ऐसा हो गया, तो ये एक ऐसा टिश्यू है, उसके बाद इधर से एक ऐसे है, फिर इधर से क्या है, फिर इधर से ये फिर ऐसे प्रेजेंट है, उसके बाद फिर ये ऐसे प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये अलग अलग टिश्यूज हैं, ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ऐसे ये अलग अलग हैं, लेकिन ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये क्या है, आपस में फ्यूज है, बट आपस में फ्यूज नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें आपको ये क्या है, एक ये टिश्यू दिखाई दे रहा, उसके बाद एक क्या है, एक ये टिश्यू दिखाई दे रहा, और उसके बाद ये वाला जो टिश्यू है ये अलग से लगा हुआ है, ये वाला जो टिश्यू है ये अलग से लगा हुआ है, ये वाला टिश्यू आपको अलग से लगा हुआ है, ये वाला फिर अलग से लगा हुआ है, ये वाला फिर अलग से लगा हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यूज में देखिए आपको ये सारे के सारे पॉइंट नोट कर लेने हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट होते हैं एरियोलर टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज।
ठीक है, कौन से हैं? एरियोलर टिश्यूज और एडिपोस टिश्यूज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज और डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं स्केलेटल टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यूज, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज और पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यूज। अब इसमें आपको पार्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये इतना ज्यादा वैसा डिटेल्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा चार्ट वार्ट बना के आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट याद रखेंगे क्योंकि आपको जब चीजें क्लियर रहेंगी ना। देखो बेटा, एनसीईआरटी में अभी यहाँ पर जो ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इसमें एनसीईआरटी में बहुत दिया है, एनसीईआरटी ही इनफ है, तो एनसीईआरटी के बाहर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी के ही मिलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में आपको इनफ दिया है, उससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बच्चे उनको लग रहा है एम्स देना, जिप्मर देना है, ये करना है, वो करना है, सारे क्वेश्चंस आपके नीट के सारे क्वेश्चंस इसी के अंदर से बनेंगे। तो आपको बस ये करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में देखिए फिर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज आएंगे और डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज आएंगे। डेंस रेगुलर में आएंगे व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज और येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें कॉन्ड, जिसको टेंडोन कहते हैं और सीथ कहते हैं, इधर लिगामेंट आएंगे और सीथ आएंगे, ठीक है। व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज में टेंडोन आते हैं और येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज में लिगामेंट आते हैं। स्केलेटल टिश्यूज में आप पढ़ते हो कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज को अगेन फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। बोन्स को दो पार्ट में आप पढ़ते हो, एक तो होती है कॉम्पैक्ट बोन और दूसरी होती है स्पंजी बोन। उसके बाद आते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। क्या पढ़ते हैं? तो उसके बाद पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज में आपको ब्लड पढ़ना है और लिम्फ पढ़ना है, ठीक है। ब्लड और लिम्फ हो गए। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज और पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यूज के एक पार्ट और पढ़ते हैं, फिर इसको कहा जाता है म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो ये क्या है? ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट हो गए। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ऐसा नहीं है कि स्किप कर देना है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे। चलिए अब आते हैं आगे। अब देखेंगे जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज में आपके 3 टाइप आते हैं। सबसे पहले आते हैं स्केलेटल मसल, उसके बाद स्मूथ मसल और तीसरा आता है कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स को क्या कहा जाता है? इनको रेखित पेशियां कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? इनको रेखित पेशियां कहते हैं। स्मूथ मसल्स को कहा जाता है, ये क्या है? रेखित पेशियां। और कार्डियक मसल्स को क्या कहते हैं? ये ऐसी बनावट इनकी स्केलेटल मसल्स की तरह ही होती है, लेकिन इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्मूथ मसल्स के जैसा, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए तो ये ध्यान रखेंगे, स्केलेटल मसल्स क्या हैं? इनको कहा जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स। इनको आप अपनी इच्छा से मूव कर सकते हो इधर उधर, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? ये वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। वॉलेंट्री मसल्स ये क्या ऐसी मसल्स होती हैं जो आपके मस्कुलर स्ट्रक्चर्स में कहाँ से लगी होती हैं? बोन्स से अटैच हुई होती हैं, बोन्स से लगी हुई होती हैं। और इनको क्या है? आप अपनी इच्छा से मूव कर सकते हो, अपनी इच्छा से। आपकी मसल्स हाथ में प्रेजेंट है स्केलेटल मसल्स, तो आप इसको मूव कर सकते हो। दूसरी होती है स्मूथ मसल्स, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है। ये ऐसी जगह प्रेजेंट है जहां आपकी इच्छा से नहीं चलती हैं, इनको आप अपनी इच्छा से मूव नहीं करा सकते हो। तो ये क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स हो जाएंगे। कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर तो होता है स्केलेटल मसल्स जैसा, लेकिन ये भी कैसी होती हैं? ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स ही होती हैं। ये भी आपकी इच्छा से नहीं चलती हैं, ठीक है। ये भी आपकी इच्छा से नहीं चलती हैं। कार्डियक मसल्स हृदय में पाई जाती हैं, हृदय पेशी कहलाती हैं, और ये भी आपकी इच्छा से नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि आपका मन कर रहा है कि भैया 2 घंटे के लिए क्या करो, हार्ट तुम आराम कर लो। तो अगर हार्ट ने आराम कर लिया तो फिर आपको भी आराम में चले जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नर्वस टिश्यूज पे। नर्वस टिश्यूज क्या काम करते हैं? इनका मेन काम होता है कंट्रोल का, बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रदान करने का काम किसका होता है? तो ये होता है नर्वस टिश्यूज का। सेल्स स्टिमुलेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इसमें आपने देखा है 3 पार्ट होते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइन और सेल बॉडी, है ना। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सिंगल सेल बॉडी विथ लॉन्ग एक्सटेंशंस, एक्सॉन्स एंड डेंड्राइन्स। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखते हैं। तो ये देखिए आपको ये नर्व सेल का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। नर्व सेल में ये पार्ट क्या कहलाता है? टर्मिनल बटन, जिसको एक्सॉन कहा जाता है। सोमा या इसी को सेल बॉडी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। डेंड्राइन वाला पार्ट ये न्यूक्लियस से बाहर लगा हुआ है सेल बॉडी से। उसके बाद इसमें माइलिन शीथ देखने को मिलती है और ये एक्सॉन हो गया। तो ये आपको नर्व टिश्यूज के जो नर्व टिश्यूज में जो नर्व सेल प्रेजेंट होती है तो उसका पार्ट देखने को मिलता है। ये सारे स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिखाए जा रहे हैं। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पे। In multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function such as organization is called as टिश्यूज। इसको क्या कहा जाता है? टिश्यूज। टिश्यूज एक ऐसा कंपोजिशन है सेल्स का जो एक साथ मिलकर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस के लिए काम करता है। जैसे कि हृदय का अलग काम होगा, लिवर का अलग काम होगा, पैंक्रियास का अलग काम होगा, है ना। तो जितने भी ऑर्गन है वो अलग अलग टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं और इन टिश्यूज का जो फंक्शन है वो क्या होता है? सिमिलर होता है, ओरिजिन सिमिलर होगी। चलिए, ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिस टाइप ऑफ टिश्यूज। 4 टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया और किडनी हो गई। ये सारे के सारे जो ऑर्गन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे 4 टाइप के बेसिक टिश्यूज से मिलकर ही बने होते हैं। ठीक है, तो स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया और किडनी हो गया। ये सारे के सारे काम क्या है? ये सारे के सारे काम आपकी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम के हैं और ऑर्गन सिस्टम में जो ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बात करते हो आपकी पूरी बॉडी है और आपकी बॉडी में ये है कि आपकी बॉडी में पहली बात तो आता है कि यार भैया खाना चाहिए, हमको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन से एनर्जी चाहिए। तो जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है उसने क्या किया? आपके ब्रेन ने उसको साइन किया और कहा कि भैया जाओ एक काम करो, तुम पेट में ऐसी हलचल मचाओ कि इनको पता चले कि भूख लगी है ना। भूख लगी है तो बाहर से क्या करो? बाहर से ये फूड इनटेक करें। बक्कल कैविटी में आपने फूड को लिया, उसके बाद उसको क्रश किया, दांतों की मदद से उसको चबाया, उसके बाद अब चबा लिया तो बाकी काम रहता है असोफेगस, जिसको आप क्या कहते हो? फूड पाइप कहते हो। फूड पाइप ने बोला ठीक है भाई तेरा काम हो गया, अब एक काम कर, इसको मेरे साइड भेज, है ना। तो बक्कल कैविटी में दांतों ने काम कर दिया, उसके बाद उसको उस फूड को क्या किया? उसको असोफेगस में डाल दिया। असोफेगस ने क्या किया? उसको पहुंचाया स्टमक तक। अब स्टमक को ये हुआ कि चलो हो सकता है अभी दांतों ने अपना पूरा काम ना किया हो, तो एक काम करता हूँ मैं भी इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा और इसको चर्निंग मूवमेंट के द्वारा और इसको क्या करता हूँ? महीन पीस देता हूँ, ताकि ये जब आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो प्रॉब्लम ना हो, है ना। आल्सो स्टमक के पास भरोसा नहीं है। उसने कहा कि क्या पता तुम एसोफेगस से आ रहे हो, बक्कल कैविटी से आ रहे हो, तो तुम्हारे में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो मुझे इन लोगों पे भरोसा नहीं है। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं HCl को सिक्रीट करूंगा और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं से अगर तुम्हारे में आ गए हैं फूड में तो मैं उनको मार दूंगा। उसके बाद ये जब आगे जाएगा तो क्या है? सेफ रहेगा, है ना। तो क्या करता है? HCl प्रोवाइड करेगा, स्टमक क्या करेगा? HCl निकालेगा और फूड की जो भी कैपेसिटी है जिसमें हो सकता था कि किसी न किसी माध्यम से जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर उसमें आ गए हों तो फूड उसको नष्ट करता है। उसके बाद अब ये क्या हो गया? उसने और छोटे छोटे महीन कणों में फूड को विभाजित कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि चलो अब फूड का काम हो गया, हमने क्या किया? इसको मिक्स कर दिया, HCl से भी मिक्स कर दिया, तो कोई खतरा भी नहीं है कि इसमें कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। उसके बाद अब काम आया, चलो फूड क्या है? मिक्सअप तो हो गया, अब क्या किया जाए? तो उसके बाद ये हो कि एक काम करते हैं, अब इसको भेज देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में।
स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा गया कि भैया देखो हमने फूड को क्या कर दिया है, फूड को क्रश कर दिया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में दो ग्लैंड आके खुलती हैं, एक तो है गॉल ब्लैडर जो कि लिवर से जुड़ा हुआ होता है ना, और दूसरा क्या है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से हिपैटिक वेन जो खुलती है, हिपैटिक पोर्टल वेन जो खुलती है वो क्या करती है, वो उसमें पैनक्रियाटिक डक्ट ही कह लो सीधे सीधे। तो पैनक्रियाटिक डक्ट से क्या निकलेंगे बहुत सारे एंजाइम्स निकलेंगे, बाइल जूस लिवर से आएगा। तो ये कहा गया कि देखो हमने क्या कर दिया, स्टमक का काम तो कर लिया हमने, स्टमक ने अपना काम कर दिया कि उसको चर्निंग मूवमेंट करके और महीन पीस दिया और उसमें HCl मिला दिया। लेकिन अब पैनक्रियाटिक जूस का काम ये है कि वो आके और भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। पैनक्रियाटिक जूस करने तो जा रहा था काम, लेकिन उसको एक दिक्कत आ गई कि भैया एक तो ये एसिडिक मीडियम में आ रहा है और हम काम करने वाले हैं बेसिक मीडियम में, थोड़ा सा नखरे हैं उसके। तो कहा कि उसने देखो कि भैया ऐसा है, अगर तुमको हमसे काम करवाना है, अगर फूड को डाइजेस्ट करवाना है तो पहले ये काम करो कि इस फूड को तुम बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करो, तब तो हम इनके साथ काम कर पाएंगे। अब भैया ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो ये हुआ कि चलो क्या किया जाएगा, बेसिक मीडियम अब इसको दिया जाए। तो उसके लिए बाइल जूस खड़ा है, कह रहा है कि अरे ठीक है, पहले तो उसने सबका सुना कि क्या क्या हो रहा है, उसके बाद कहा कि कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा डायरेक्ट रोल तो नहीं है डाइजेशन में, लेकिन मैं क्या करता हूँ, बाइल जूस काम क्या करता है, वो जो एसिडिक मीडियम वाला फूड आया उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का काम करता है, और वो पैनक्रियाटिक जूस के लिए एक मीडियम तैयार करता है जिसमें पैनक्रियाटिक जूस जाके रिएक्ट कर पाए। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाइल जूस ने मिलकर क्या कर दिया, फूड को बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस ने उसमें मिल के और डाइजेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कहानी चल रही है ना, तो कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे अभी, लेकिन कहानी में आपको समझना है। देखिए कहानी इसलिए बताई जा रही ताकि आपको रटना ना पड़े। कोई भी चीजें जब आप रटते हो ना, बायोलॉजी वालों को पहले ही कहा जाता है कि रट्टू तोता होते हैं, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी वो एक्चुअल में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप समझ के पढ़ते हो तो इतना मजा आता है बायोलॉजी पढ़ने में कि लगता है पढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन से रिलेटेड है, आपकी बॉडी से रिलेटेड है, आपकी सारी चीज़ें, आप पूरे दिन पर जो प्रक्रियाएं कर रहे हो वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। तो जब आप इसको समझ के पढ़ते हो ना तो कितना मज़ा आता है, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, कितनी सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो बायोलॉजी वाले वैसे भी बहुत तेज होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, और डॉक्टर्स तो स्मार्ट होते ही हैं, है ना, बाई उनके दिमाग से भी बहुत तेज होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बायोलॉजी वाले रटते नहीं हैं। ये रट्टा मार हमको नहीं करना है, हमको समझना है, और किसी भी बेस पे किसी भी माध्यम से हमको, चाहे कहानी के माध्यम से समझ में आए या फिर बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ भी करना पड़े, हमको समझना है, ठीक है। चलिए तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि भैया एक काम करो, फूड में जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, अमीनो एसिड हैं, ग्लूकोज है, जो भी चीज़ें हैं, तो इनको क्या करो, इनको तुम डाइजेस्ट कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ इसको एब्जॉर्ब भी करना है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेनी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने कहा ठीक है भैया, हम मान रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम फूड से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी एनर्जी है, उसको सबको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी वॉल के थ्रू। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने फूड से जितनी भी एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया अलग अलग फॉर्म में। अब फूड जाता है कहाँ पर, अब उसको क्या है, फूड को आगे पहुंचा दिया गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचा तो लार्ज इंटेस्टाइन अब गुस्सा हो रहा है कि भैया सारा तो इसका एनर्जी निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, मेरे पास क्यों भेजा इसको। तो उसको भी काम बताया जाता है कि एक काम करो, ठीक है, फूड से क्या है, सारा का सारा एनर्जी तो निकाल लिया हमने, लेकिन एक काम करो, इसमें वाटर रह गया है, अभी पानी रह गया और सॉल्ट रह गए हैं, तो तुम एक काम करो, वाटर और सॉल्ट को भी निकाल लो। उसके बाद जो खाली बचा मटेरियल है उसको क्या करो, फीकस के माध्यम से बॉडी से बाहर कर दो। तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो काम मेरा भी है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पूर्ण तरह से किसका अवशोषण होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का। ध्यान रखेंगे, इस पूरी कहानी में मैंने जितना भी बताया पूरा डाइजेशन आपको बता दिया। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, स्टमक में क्या होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से
पार्ट में पैनक्रियाज खुलता है, पैनक्रियाटिक जूस कब मिलता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसके बाद वो कैसे डाइजेस्ट होता है फूड, फिर एब्जॉर्ब कैसे होता है, उसके बाद वाटर का अवशोषण कहाँ होता है, और वाटर के अवशोषण के बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर भी इंटेक कर लिया तो वो फिर क्या है, फूड क्या है, फिर वो थोड़ा कठोर होता है और वो फीकस के माध्यम से उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ये पूरा डाइजेशन वाला प्रोसेस हुआ। अब देखिए इसमें डाइजेशन वाले प्रोसेस, ये कहानी सुनने का मतलब क्या था, कहानी नहीं थी, ये एक कोर था जो कि आपको ये बता रहा है कि जितनी भी आपकी पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, उनमें जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी टिश्यूज हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यूज जो कि बाहर वाली एपिथेलियल टिश्यूज बना रही हैं, है ना, मसल्स टिश्यूज का अलग काम है, ब्लड का अलग काम है। आप देखिए जैसे कि आपने पढ़ लिया या आपने समझा कि स्टमक वाले पार्ट में आपने देखा डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब कर ली गई, लेकिन अब उस एनर्जी को करे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम तो खत्म हो गया, तो उसके लिए फिर दूसरा कोऑर्डिनेशन आता है और वो आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो भी एनर्जी क्या है उसमें स्टोर हुई तो उसको क्या करते हैं, ब्लड में डालते हैं, या ब्लड उसको क्या करता है, काम करता है कि कहते हैं कि ब्लड में फिर सारे के सारे फॉर्म में वो सब जगह ट्रांसफर होगा। एक चीज और आता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड होता है गैसियस एक्सचेंज, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेशन में बाहर से हवा ली गई, फेफड़ों ने क्या किया, उसको शुद्ध किया, लेकिन उसके बाद यह है कि ठीक है शुद्ध तो कर दिया हमने, ऑक्सीजन को तो क्या कर दिया, छान के अलग कर दिया, लेकिन पूरी बॉडी में इसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो उसके लिए भी ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। और ब्लड कहता है कि भैया तुम्हारा काम ये है, तुम क्या करो, तुम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करो और ऑक्सीजन को अंदर लाओ, बाकी सारी टिश्यूज पे, बाकी सारी सेल्स पे पहुंचाने का काम मेरा है ना, मैं क्या करूंगा, डाकिया वाला काम करूंगा, तो बाकी सारी सेल्स पे सेल्स से CO2 लाने का काम भी मैं करूंगा और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी मैं करूंगा। तो ये हो गया सर्कुलेटरी काम, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम। उसके अलावा जैसे किडनी की बात कर लें, किडनी का काम क्या है कि अब चलिए खाना तो पच गया, ठीक है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी हो गया, बॉडी में सब जगह ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ऑक्सीजन भी पहुंच गया। अब बचता है कि जो भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस बन रहे हैं, इन सब चीजों में बॉडी में एक्स्ट्रा सब्सटेंस भी बन रहे हैं, तो उसका क्या किया जाएगा, तो उसके लिए फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम कहता है अरे काहे घबरा रहे हो, मैं भी तो हूँ, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है उसमें जो भी वेस्टेज निकल रहे हैं उसको क्या करूंगा, उसको मैं यूरिया करके, यूरिया बना के और यूरिन के थ्रू बाहर करूंगा बॉडी से, तो ये मेरा काम है, काहे परेशान हो रहे हो। तो देखिए अब ये सारे सिस्टम चल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, अच्छा सारे काम तो हो रहे हैं, सारे घर के लोग एक तरह से समझिए कि सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब पे एक नजर रखने वाला चाहिए। तो ये हुआ कि अच्छा नजर रखने वाला कौन चाहिए, कौन करेगा, नजर रखने वाला काम कौन करेगा, तो उसके लिए फिर होता है कि उसके लिए नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्वस सिस्टम का काम यह है कि अच्छा तुम अपना काम सही से कर रहे हो कि नहीं, तुम अपना काम सही से कर रहे हो कि नहीं, तो उसको प्रॉपर एक तरह से प्रॉपर क्या करना है, उसको बताना है, कंट्रोल करना है कि अच्छा कितना काम तुमको करना है, कितना नहीं करना है। ये सारा काम किसके द्वारा कराया जाता है, तो ये नर्वस सिस्टम के द्वारा कराया जाता है। लेकिन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये हुआ कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ये बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, उसके लिए क्या चाहिए कि एक ऐसा माध्यम चाहिए जिसमें प्रॉपर अगर मान लो कोई गड़बड़ भी होती है तो उसको सुधारने की क्षमता हो। तो उसके लिए फिर एंडोक्राइन सिस्टम आता है। एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें आप क्या पढ़ते हो, एंजाइम्स, हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है, हार्मोन्स के सिक्रेशन में जो बॉडी का बैलेंस है उसमें वो धीरे धीरे होता है। न्यूरल कंट्रोल जो होता है, नर्वस सिस्टम का जो इम्पैक्ट है वो तेजी से होता है। तो ये दोनों प्रोसेस, इनको दोनों को काम दिया गया कि तुम काम करोगे कि बॉडी के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में हेल्प करोगे, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये दोनों बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम जल्दी रिएक्ट करता है, जल्दी काम करता है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो धीरे 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 आराम से काम करता है, ठीक है। तो आराम से काम करिए, आराम से पढ़िए और लंबे समय तक हमेशा पढ़ते जाइए, वो अच्छा होता है ज्यादा, बजाय इसके कि जल्दी रिएक्ट करें, ठीक है। अब ये सारे काम हो
गए। उसके बाद आया कि अब जीवन को भी आगे बढ़ाना है, तो उसके बाद किसकी जनरेशन हुई, फिर हुआ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बनाना है, तो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट किसको सौंप दिया गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये सारा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट, ये कहानी बताने का उद्देश्य यही था, क्योंकि ये सब इसी से रिलेटेड है। जितने भी टिश्यूज यहाँ पर पढ़ रहे हो, जितनी भी चीजें यहाँ पर पढ़ रहे हो, ये सारे के सारे आपको जब आप आगे अभी पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ये सब उसी से मिलकर बना है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए कहानी बहुत हो गई, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगला पॉइंट है when two or more organs perform a common functions by their physical and or chemical interaction they together form organ system। एग्जाम्पल की डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। जो अभी कहानी बता रहे थे वही बात है कि जब दो या दो से अधिक ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, उसने क्या किया, फूड को एब्जॉर्ब किया, उससे एनर्जी निकाली, लेकिन उस एनर्जी को कौन सा फिर ट्रांसफर कर रहा है, तो वो काम कर रहा है फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वही हो रहा है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को शुद्ध तो कर दिया गया, लेकिन ऑक्सीजन को सारी सेल्स पर पहुंचाने का काम किसका है, तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो दो ऑर्गन सिस्टम अपने फिजिकल या फिर केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इंटरेक्शंस को जब एक साथ करते हैं तो उसको फिर ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। या फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है, जो एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा है, वो क्या है, वो केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में आता है। और बाकी अगर आप फिजिकल मूवमेंट की बात करो तो जब आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है फूड का, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का मूवमेंट हो रहा है, वो फिजिकल इंटरेक्शन में आएगा। तो ये दोनों चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ये ऑर्गन सिस्टम में आपको दोनों देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेल टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स splits up the work in a way that exhibited division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। ठीक है, तो सेल की बात कर लें, टिश्यूज की बात कर लें, ऑर्गन की बात कर लें और ऑर्गन सिस्टम की बात कर लें, इन सब का काम वही है कि बॉडी में क्या करना है, बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी सिस्टम चल रहे हैं, उनको बनाए रखने में ये सहायक करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ये तो सारा कोर हो गया जो आपको अभी अपने दिमाग में रखना है कि क्या पढ़ना था हमको, कैसे पढ़ना था, क्या होता है एक्चुअल में, ये चीजें थी। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल चैप्टर में जो कि एनिमल टिश्यूज का पार्ट है। ठीक है, एनिमल टिश्यूज में सबसे पहले आपने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यूज। तो शुरुआत करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज से। एपिथेलियल टिश्यूज में जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, एक फ्री सरफेस होती है, एक साइड कवर होगा और एक फ्री सरफेस होगी। ठीक है, तो इट हैज ए फ्री सरफेस दैट फेस बॉडी फ्लूइड आर आउटसाइड एनवायरनमेंट। इसमें आप एपिथेलियल टिश्यूज में देखते हो कि ये वाली सरफेस क्या है, ये फ्री रहेगी, हमेशा बाहर की तरफ रहेगी। जैसे कि आपकी एपिडर्मिस है, बाहर बनी है। ठीक है, एपिडर्मिस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यही एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कवर आर लाइंस बॉडी आर बॉडी पार्ट्स। ये क्या करते हैं, बॉडी और बॉडी पार्ट्स को लाइन करने का काम या कवर करने का काम करते हैं। भाई बाहर से बॉडी को कवर भी तो करना है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, ये होता है एपिथेलियल टिश्यूज का काम। नेक्स्ट है सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। सेल्स क्या हैं, सेल्स पैक्ड होती हैं विथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। देखिए एनिमल टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग ए स्पेसिफिक फंक्शंस एंड ओरिजिन। एनिमल टिश्यूज को चार पार्ट में डिवाइड किया, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज और न्यूरल टिश्यूज। उसमें आप बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एपिथेलियल टिश्यूज की बात। एनिमल टिश्यूज को वही बात है, एनसीईआरटी में लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। The structure of the cells vary according to their functions. Therefore, the tissues are different and are broadly classified into four types. That is the epithelial tissues, connective tissues, muscular and neural tissues. चलिए फटाफट से बताइए कौन कौन से हैं। तो वो है epithelial, connective, muscular and neural tissues। ठीक है, आते हैं एनसीईआरटी पे। We common refers to an epithelial tissues as epithelium। इसका प्लूरल क्या होता है, इसको epithelia कहा जाता है। This tissue has a free surface which faces either a body fluid or outside
are the outside environment and thus provide a covering or a lining for some parts of body। ये बॉडी के कुछ पार्ट्स में, ये बॉडी के बाहरी पार्ट्स में एक कवर प्राप्त करवाती है। The cell are compactly packed with little intracellular matrix। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी के ही लाइन है, जितनी लाइन है वो सारी की सारी एनसीईआरटी में आपको दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यूज नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। दो टाइप के एपिथेलियम टिश्यूज आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, चलिए, सिंपल एपिथेलियम इज composed of a single layer of cells and functions as a lining of body cavities, ducts and tubes। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सिंगल एपिथेलियम होंगी वो कहाँ कहाँ पर है, बॉडी कैविटी में देखने को मिलेंगी, डक्ट्स में देखने को मिलेंगी और ट्यूब्स में देखने को मिलेंगी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more cell layers and has प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। ये काम क्या होता है, बाहर से क्या करती है, कंपाउंड एपिथेलियम का काम क्या होता है, बाहर से स्किन को 2 लेयर से बनाने का काम करती है। ठीक है, ताकि बाहर से चोट भी लग रही है, देखिए अंदर जो चीजें प्रेजेंट हैं उनमें तो दिक्कत नहीं है, डक्ट हो गई, कैविटी हो गई, ट्यूब्स हो गई, उनमें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर की जो लेयर है, जो स्किन है हमारी, वो गिर भी रहे हैं, चोट लग रही है ना, कहीं घिस गया, कहीं कुछ हो गया, चमड़ी निकल गई, तो उसको तो प्रोटेक्ट करके रखना है ना, ताकि अंदर वाली चीजें डैमेज ना हो। तो उसके लिए कंपाउंड एपिथेलियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारी स्किन को ये प्रोटेक्ट करके दो या दो से अधिक सेल लेयर होती हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर देखने को मिलती हैं। कभी आपकी स्किन निकल जाती है बाहर से, अगर कोई स्किन निकल गई तो उसके अंदर फिर एक और स्किन होती है, देन उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे कि आप पढ़ते हो ना, सबसे पहले ऊपर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, उसके बाद बीच में मेसोडर्मिस होती है, उसके बाद एंडोडर्मिस होती है। तो डर्मिस के भी पार्ट्स आप पढ़ते हो। एपिथेलियल टिश्यूज में 2 लेयर आपको पढ़ने हैं, सिंपल सिंगल लेयर्ड और कंपाउंड जो कि मल्टी लेयर्ड होता है। सिंगल लेयर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, एक ही लेयर में होगा, और कंपाउंड लेयर में ऐसे कई सारी लेयर में ये डिवाइड होता है। चलिए, सिंपल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर से बना होता है, एक ही लेयर की बनी हुई सेल्स होती हैं। इट लाइंस बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ये क्या करता है, बॉडी कैविटी, डक्ट्स और ट्यूब्स को बनाने का काम करता है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सिंपल एपिथेलियम आर 3 टाइप्स। सिंपल एपिथेलियम भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम और तीसरा है कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ये आपकी एनसीईआरटी का फिगर है, इसको और थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। ये है 7.1 फिगर, सिंपल एपिथेलियम के 3 पार्ट, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, ये है फ्लैटेंड सेल्स, क्यूब-लाइक सेल्स और तीसरा क्या है, ये टॉल सेल्स होती हैं। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि फिगर आपसे अगर पूछे जाएंगे तो वो एनसीईआरटी के ही पूछे जाएंगे। ठीक, अगर फिगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपके एनसीईआरटी के ही फिगर होते हैं, फिगर वाले क्वेश्चंस कोई भी बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम को। स्क्वैमस एपिथेलियम में फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, चपटी सेल्स होती हैं, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। फ्लैटेंड सेल्स की इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग्स एल्वोलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। तो ये प्रेजेंट होता है, देखिए, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं, आर्टरीज हो गई, पीन्स हो गई, उनकी वॉल्स पर आल्सो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, लंग्स की एल्वोलाई में प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी सेल्स में, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि लंग्स में कौन सी, लंग्स की एल्वोलाई में कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है,
ब्लड की वेसल्स में कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए मैं जितना बता रही हूँ कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके और उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए फंक्शंस क्या है, फ्रॉम ए डिफ्यूजन बाउंड्रीज, इनका काम है कि एक डिफ्यूजन बाउंड्रीज का फॉर्मेशन करना, ठीक है। चलिए और आगे देखेंगे, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्रीज। ध्यान रखेंगे ये जितने भी पॉइंट, मैं जितना बार बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी से बाहर एक पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं हम सर, यहाँ पर एनसीईआरटी में इतना मैटर दिया है, इतना सारी चीजें दी हैं कि आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से अभी कुछ लोगों का कमेंट आता है, मैडम जी एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर बता दिया करिए, बाकी और एग्जाम्स दे दें। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं नीट के लिए, नीट में आपका क्या आता है क्या नहीं आता है वो हम रिसर्च करके आपको पढ़ाते हैं और उसको पढ़ लीजिए, वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखेंगे, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में देखने को मिलता है, आल्सो ये लंग्स की एल्वोलाई में देखने को मिलता है और इनका काम होता है कि ये डिफ्यूजन बाउंड्रीज को फॉर्मेशन करती हैं, ठीक। ये देखिए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, सिंगल स्क्वामस सेल्स हो गई, बेसमेंट्स मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यूज देखने को मिलते हैं, लाइंस ब्लड वेसल्स जिनको एंडोथेलियम कहते हैं और क्लोज्ड बॉडी कैविटीज जिसको मेसोथेलियम कहा जाता है, वेरी थिन होती है, कंट्रोल्स डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा जो टाइप है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल ये क्यूब लाइक होती है, क्यूबॉइडल का मतलब ही है कि ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है ना, ये बेटा जरूर आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी ये पार्ट्स हैं कि कौन सी सेल्स कहाँ पर या कौन सी एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट है, यही पूछते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट होती है। फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। इनके फंक्शंस है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन क्या है, फंक्शंस भी इनके इंपॉर्टेंट है भाई, ये ऐसे पार्ट्स में प्रेजेंट है जहाँ पर सिक्रीशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो वही बात है, क्यों, क्योंकि ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स की डक्ट्स में प्रेजेंट है और नेफ्रॉन्स के पार्ट्स में प्रेजेंट है। इनका काम क्या होता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम होता है। एपिथेलियम ऑफ proximal convoluted tubules of nephron has microvilli। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसीटी जो आप पढ़ते हो ना, पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनलेस एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो कि नेफ्रॉन में पाया जाता है, तो उसमें माइक्रोविलाई देखने को मिलती हैं। ये देखिए, ये आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई, ये आपकी क्या है, ये देखिए ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले, ये लूप हेनले का डिसेंडिंग पार्ट हो गया, ये एसेंडिंग पार्ट हो गया, ये एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का एंड हो गया। ये आपके रीनल ट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, पीसीटी और डीसीटी, और यहीं पर आपको ये माइक्रोविलाई, ऐसे क्या है, ये छोटी छोटी संरचनाओं में ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है और इनका काम क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। नेफ्रॉन्स में जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है पीसीटी डीसीटी में, उनका काम होता है कि यहाँ पर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है उसके लिए वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, उनका सिक्रीशन और उनके री एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, ठीक। चलिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनीज एंड इट्स मेन फंक्शंस आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या है, तो इनका काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करना। न्यूक्लियस क्यूब, अब ये स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कैसे प्रेजेंट है, देखिए क्यूब के समान प्रेजेंट है ना इनका स्ट्रक्चर, कैसे बेटा जी, तो देखिए ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट है, ये क्यूब के समान जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये क्यूब के समान प्रेजेंट हैं, इसीलिए इनको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा जाता है। एनसीईआरटी का फिगर है, अच्छे से देख लेंगे।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा है वो है कॉल्यूमनर इपिथेलियम। कॉल्यूमनर इपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। ये किससे बनी होती है? लंबी सेल्स और क्या है? सिलेंडर लाइक, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सिलेंडर लाइक सेल्स से बनी हुई होती हैं, ठीक है। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, बहुत इंपॉर्टेंट, इनका न्यूक्लियस कहाँ पर है? बाकी आप पढ़ते हो ना सारे न्यूक्लियस कहाँ पर होते हैं? मैक्सिमम सेल्स के, मैक्सिमम टिश्यूज में जो सेल्स होती हैं उनके न्यूक्लियस सेंटर पे होते हैं, लेकिन इनके जो न्यूक्लियस हैं वो बेस पर होते हैं। ये देखिए, ये ऊपर है, ये फिर इधर है, ठीक है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, इनमें जो फ्री सरफेस होती है उनमें माइक्रोविलाई होती है। फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टमक की जो वॉल है उसमें कौन सी इपिथेलियम होती हैं? तो उसमें होती हैं सिंपल कॉल्यूमनर इपिथेलियम। स्टमक की लाइनिंग और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में ये प्रेजेंट होती हैं। इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का। ये स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक का पार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है? आपका स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगी, देखिए इनमें क्या है, ये बाहर से आउटसाइड इनका ल्यूमन देखने को मिल रहा है, इनसाइड इनमें इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, विलस। ये आपको इंटेस्टाइनल ट्रैक में अंदर ऐसे क्या है, अंदर ऐसे विलाई देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए। आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके बारे में। कॉल्यूमनर इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। Their nuclei are located at the base. इनके न्यूक्लियस कहाँ पर होते हैं? तो बेस पर होते हैं। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। ये क्या है? ये ऐसे इनके क्या है, यहाँ पर ये बेस में न्यूक्लियस हो गया और ऐसे क्या है, सरफेस पर इनके क्या है, ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। ये क्या है? ये है माइक्रोविलाई, ठीक है। ये क्या हो गया? ये इनका न्यूक्लियस हो गया। चलिए आगे। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इनका काम क्या है? तो ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। ये आपका पीसीटी डीसीटी वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही, ये आपकी दिखाई दे रही क्या? कॉल्यूमनर इपिथेलियम, और इनमें ये ऐसे दिखाई देती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ कॉल्यूमनर आर क्यूबॉइडल सेल्स। इनका मॉडिफिकेशन सबसे पहले आता है सिलिएटेड इपिथेलियम। ये कहाँ पर है? सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर सरफेस। इनके फ्री सरफेस पर सीलिया देखने को मिलते हैं। क्लियर? प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये विलाई वाले पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेंकियोल्स है और फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब आपको पता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ये है फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में ये प्रेजेंट है। तो ये क्या करती हैं? ये अंडे को क्या करती हैं? जब ओवम बनता है तो उसको खिसका के लाती हैं। अब जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको फिर पहुंचाने का काम करती हैं स्टमक तक। तो ये काम करती हैं कौन? यही सीलिया। फंक्शंस, इनके फंक्शंस क्या हैं? तो मूव पार्टिकल्स आर म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द इपिथेलियम। वही बात है कि ये क्या कर रही है? एक पार्टिकल, ये जो आप ओवम पढ़ते हो एक पार्टिकल के समान ही तो होता है। वो ओवरी से रिलीज हुआ, फैलोपियन ट्यूब में आता है, और फैलोपियन ट्यूब उसको धीरे धीरे खसका के कहाँ पर लाती है? बीच वाले पार्ट पे लाएंगी। वहाँ पर स्पर्म गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, और वो फर्टिलाइज्ड एग को भी फिर क्या करती है? धीरे धीरे उसको खिसका करके स्टमक यूटेरस तक लाती हैं, और यूटेरस पे क्या होता है? फिर वो इम्प्लांट होता है। तो इनका फंक्शन है कि पार्टिकल्स या फिर म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करना है? मूव करवाना है। क्लियर? कुछ देख लेते हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है। और आपको पता है कि जब आप वहाँ पर क्या बोलते हैं, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको ऐसे ही फिगर दिखाए जाते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही फिगर दिखा जाते हैं और ऐसे ही फिगर दिखा के आपसे पूछा जाता है। ये वो मेडिकल कॉलेज वाले पार्ट में होता है। चलिए तो ये देखिए, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये सीलिया है, और ये फैलोपियन ट्यूब में ऐसे प्रेजेंट है, और ये क्या है? अंडे को ऐसे खिसकाने का काम करेंगे। एक स्ट्रक्चर और देखते हैं। ये देखिए,
ये भी फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे आपको ये इनर वॉल पे ऐसे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे इधर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बीच में क्या है, अंडा होगा, तो इसको ऐसे खिसकाते खिसकाते ले जाने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their surface, they are called ciliated epithelium. Their function is to move particles or mucus in a specific directions over the epithelium. They are mainly present in inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. तो ध्यान रखेंगे fallopian tubes और bronchioles में कौन सी epithelial present होती हैं, इसमें present होती हैं ciliated epithelium, ठीक। अब दूसरा है वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इनकी बात कर लेते हैं। फॉर सिक्रीशन देयर आर टू टाइप, ये दो टाइप की होती हैं, सिक्रीशन के बेसिस पे दो टाइप की हैं। पहली होती है यूनिसेलुलर, कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट ग्लैंडुलर सेल्स, जैसे कि गोबलेट सेल्स हो गई, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल की बनी होती है। दूसरा है मल्टीसेलुलर, कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, एग्जांपल की सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये दोनों एग्जांपल हैं जो कि सिक्रीशन का काम होता है। गोबलेट सेल्स का भी काम क्या है, ये भी एलिमेंट्री सेल्स में एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रीशन का काम करती हैं। आल्सो सलाइवरी ग्लैंड भी सिक्रीशन का काम करती हैं, सलाइवा को रिलीज करने का काम करती हैं, ये आप देख सकते हैं। Some of columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and called as glandular epithelium. कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो मॉडिफाइड हो जाती हैं सिक्रीशन के लिए और उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहे जाते हैं। जो देखिए सिलिएटेड एपिथेलियम क्या थी, तो उनके ऊपर ऐसी एपिथेलियम जिनमें क्या है सिलिया प्रेजेंट हो जाते हैं, उनको सिलिएटेड एपिथेलियम कहा जाता है। और वो ऐसी जगह प्रेजेंट होती है जहाँ हॉलो कैविटी होती है, खोखली जगह होती है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गई, ब्रैंकियोस हो गई, तो वहां पर ये प्रेजेंट होती हैं। दूसरी होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये ऐसी जगह प्रेजेंट होंगी जहां पर सिक्रीशन वाला काम होगा। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर टाइप की होती है। यूनिसेलुलर हो गई गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और मल्टीसेलुलर टाइप की आपने पढ़ी वो जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम में और देखते हैं। अब दूसरा इसमें टाइप आता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्यूरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, ग्लैंड्स आर टू टाइप। अब इनका जो सिक्रीशन है इनके आधार पर ग्लैंड्स दो टाइप की होती है। पहले जो आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दे रिलीज सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स। ध्यान रखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ट्यूब होती हैं, इनमें ट्यूब्स होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट्स म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से है। पहली बात तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होती हैं, डक्ट्स होती हैं, इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। डक्ट्स के माध्यम से, ट्यूब्स के माध्यम से ये सिक्रीशन करती हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, ईयर वैक्स हो गया, एंजाइम्स हो गए, ये सारे के सारे इनका काम होता है। और सीधे सीधे एक्सोक्राइन ग्लैंड में आप पढ़ते हो कि ऐसी ग्लैंड्स जिनसे किसका सिक्रीशन हो रहा है, तो एंजाइम्स का सिक्रीशन करने वाली ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये इनको डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में नहीं होती है, नो डक्ट्स, दे प्रोड्यूस ओनली हार्मोन्स, इनसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। एग्जांपल की बात कर ले, जैसे पिट्यूटरी हो गया, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, आपकी थाइमस ग्लैंड हो गई, जितने भी ग्लैंड है वो क्या करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। और इनमें कोई डक्ट नहीं होती, ऐसा नहीं कि इनमें कोई ट्यूब लगा है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ pouring of their secretion, glands are divided into two category, namely exocrine and endocrine gland. exocrine gland में आपको पता है इनमें डक्ट होती है, ठीक है, कि इनका सिक्रेशन स्किन सोर्स होता है और इनमें डक्ट होती है। ये मान लीजिए डक्ट प्रेजेंट है और इस डक्ट के फॉर्म में ये क्या होगा, ऐसे एंजाइम्स बाहर निकलेंगे, केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है। और इनमें सिक्रेशन किसका होता है, एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है।
किसका सिक्रेशन होता है, एंजाइम्स का। दूसरी आती है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनको डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और इनमें कोई भी क्या है, कोई भी डक्ट नहीं प्रेजेंट है, कोई भी ऐसी ट्यूब नहीं प्रेजेंट है, ये डायरेक्ट क्या करती है, ब्लड में छोड़ती हैं। जो भी इनमें सिक्रेशन है, हार्मोन्स का सिक्रेशन है, वो डायरेक्ट ब्लड में जाके मिलता है और ब्लड इन कैपिलरीज, ये देखें ये क्या है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, सॉरी ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे ये ब्लड कैपिलरीज लगी हैं, इनसे जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो डायरेक्ट ब्लड के थ्रू कहां पर जाता है, बॉडी में जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, इनको क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, इनमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं, इनमें कह सकते हैं डक्ट और इन्हीं को ट्यूब कह सकते हैं, ठीक है, ट्यूब प्रेजेंट। और दूसरी होती है डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है बेटा, बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर हो रहे होंगे तो भी पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, बोर हो रहे होंगे। चलिए, अरे यार टॉपिक इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, कहाँ से बोर हो रहे हैं, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रेट्स म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, milk, digestive enzymes and other cell products. Their products are released through duct or tubes. इनके जो प्रोडक्ट है वो डक्ट या फिर ट्यूब के फॉर्म में रिलीज होते हैं। दूसरी है इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स. Their products called hormones are secretly directly into the fluid bathing the ग्लैंड्स। ये डायरेक्ट क्या है, ब्लड में अपने हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। इनमें कोई भी डक्ट जैसी संरचनाएं, ये कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते हैं। चलो ये देखिए, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मेनली ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट ग्लैंडुलर सेल्स जैसे कि गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड मल्टीसेलुलर कंस्टिट्यूटिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, जो कि आपने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या हैं, ये मल्टीसेलुलर टाइप की हैं और क्या है, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा, ये है डक्ट सेल, जो कि कहां पर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है बेसमेंट में मेम्ब्रेन हो गई। क्लियर? इसमें सेकेंडरी सेल्स में देखिए, पहले तो ये आपको दिया है अलग से, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये वेसिकल्स प्रेजेंट है और ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, RER बोलते हैं इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये कौन सी है, ये है RER, ये डक्ट सेल प्रेजेंट है और ये क्या है, ये मेन बॉडी से ऐसे कनेक्ट होती है, इन्हीं के फॉर्म में, इन्हीं के माध्यम से ये निकलता है। जो भी एंजाइम्स यहाँ पर बन रहे हैं वो इन्हीं डक्ट से निकलते हैं बाहर। ठीक है, अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर, ये है एग्जाम्पल जैसे कि स्वीट ग्लैंड, जो कि आपकी क्या है, पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट होती हैं। डस्ट और इसमें सेकेंडरी पोर्शन आता है, उसी को ये क्या, सॉरी डक्ट और सेकेंडरी पोर्शन आता है। यहाँ पर आपको ये देखिए, ये डक्ट दिखाई दे रही है, जो कि कहां पर खुल रही है, आपकी स्किन में खुल रही है और इसी से जो बूंद बूंद के फॉर्म में पसीना निकल रहा है। ठीक है, तो ये एक ट्यूब के माध्यम से बॉडी के बाहर आता है। दूसरा होता है कंपाउंड टाइप में, जैसे मेमरी ग्लैंड्स हो गई, मेमरी ग्लैंड्स में भी आपको ये डक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये इनमें क्या है, सेल्स हो गई और इनसे लगी हुई ये डक्ट्स है, जिससे क्या है, ये यहाँ पर क्या है, दूध बाहर निकलता है मेमरी ग्लैंड से। जो मिल्क का बाहर निकल स्राव है वो भी किसके फॉर्म में हो रहा है, तो वो भी ट्यूब से निकलता है। तीसरा है वो है कंपाउंड ट्यूबुलर, दैट इज द एग्जांपल, इसमें पैनक्रियाज आता है। पैनक्रियाज आपको पता है मिक्स ग्लैंड में आता है, इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट शामिल होता है। तो पैनक्रियाज का कुछ पार्ट एंडोक्राइन की तरह काम करता है और कुछ पार्ट क्या करता है, वो एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। तो जो एक्सोक्राइन की तरह काम करता है उसमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं डक्ट के माध्यम से एंजाइम्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको ध्यान से देख लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड सिक्रीशन टाइप्स। देखिए, पहला होता है मीरोक्राइन
ये स्वीट ग्लैंड्स आती हैं, जो पसीने वाली ग्रंथियां हैं वो निकलती हैं इसमें। दूसरी है एपोक्राइन टाइप, इसमें मेमरी ग्लैंड्स आती हैं जिससे मिल्क का फॉर्मेशन, मिल्क का सिक्रीशन होता है। और तीसरी है होलोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको सीबेशियस ग्लैंड्स कहा जाता है, इनसे होता है ऑयल का सिक्रीशन। बॉडी में जो ऑयल का सिक्रीशन होता है वो सीबेशियस ग्लैंड के फॉर्म में होता है। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो आप क्लियरली बता सकते हो, है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनको आप कहते हो कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, इनमें सीधे हार्मोन्स का स्रावण होता है। हार्मोन्स का जो स्राव होता है उसमें कोई भी डक्ट या ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा, वो डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड में जाके मिलता है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा ये सारी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गई, जो कि क्या काम करती है, ब्रेन को रेगुलेट करने का काम करती है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको पता है कि ऐसे हार्मोन्स का स्राव होता है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा इनका सिक्रीशन हो गया तो उससे भी दिक्कत है, कम सिक्रीशन होगा तो उससे भी दिक्कत है। जैसे कि आप थायराइड ग्लैंड पढ़ते हो, थायराइड ग्लैंड में यदि थायराइड ज्यादा निकल गया, ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म में आता है, जिसकी वजह से पता चल रहा है नींद आ रही है, आलस आ रही है, या बॉडी में और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर थायराइड कम निकल रहा है तो उससे उसको क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। तो ये भी आपने देखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से यदि हार्मोन्स का स्राव प्रॉपर नहीं हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में यदि हार्मोन्स यदि कम निकल रहे हैं तो उसकी वजह से डॉर्फिज्म होता है, बॉडी में ग्रोथ नहीं होती है। यदि बहुत ज्यादा निकल रहा है तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं, और ये आपको पता है कि ये मेटाबॉलिज्म को और बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करते हैं हार्मोन्स, है ना। और बॉडी में अगर देखिए, मान लीजिए इनमें जो भी इनबैलेंस हुआ तो उसको फिर पता चल रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ग्लैंड्स हैं उनमें कोई दिक्कत आ गई, या फिर जो भी एक्सक्रीशन की ग्लैंड्स हैं उनमें दिक्कत आ गई, जो हार्मोन्स को सिक्रेट करने वाली ग्लैंड्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ गई। तो फिर हम जाते हैं किसके पास, डॉक्टर। और डॉक्टर मतलब एमबीबीएस मतलब नीट, जो आप पढ़ रहे हो, इसीलिए ध्यान लगा के पढ़िए ताकि आपको भी चीजें पता चले और आगे आप भी जाके ये सब चीजों का इलाज करो। चलिए, तो ध्यान रखेंगे। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स सीक्रेट्स मैनी डिफरेंट हार्मोन्स, सम ऑफ व्हिच अफेक्ट्स अदर ग्लैंड्स। कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती है, ये मटर के दाने के समान होती है, और ये क्या करती है, कुछ ऐसे सिक्रेशन करती है जो अदर ग्लैंड्स को भी इफेक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस का काम होता है ब्रेन रीजन कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स जो आपके गले में होती है अफेक्ट मेटाबॉलिज्म अमंग अदर थिंग्स। पैराथायराइड्स का काम होता है हेल्प रेगुलेट लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। कैल्शियम को ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करने का काम पैराथायराइड का होता है। टेस्टिस का काम क्या होता है, सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन्स, जिसको आप टेस्टोस्टेरोन कहते हो, है ना। टेस्टिस से क्या निकलता है, इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन। अभी आगे आप पढ़ोगे ये सारे चीजें। तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है, टेस्टिस से हो रहा है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होती है किडनी के ऊपर। इसका काम है हेल्प ट्रिगर द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, तुरंत लड़ने की और तुरंत जो लड़ने मरने की जो क्षमता होती है वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहलाता है, और वो एड्रीनल ग्लैंड से निकाला जाता है। पेनक्रियास ग्लैंड का काम क्या है, इरेगुलेट द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। इनसे इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, इंसुलिन रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड में जो ग्लूकोज है उसके एक तरह से उसके डाइजेशन में उसके जो कह सकते हैं उसका होमियोस्टेसिस बैलेंस करने में, ब्लड शुगर को मेंटेन करने में काम होता है इंसुलिन का। इधर भी थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, और ओवरी फीमेल्स में देखने को मिलती है। इससे क्या निकलती हैं, तो इसमें से फीमेल सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। तो ये क्या है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं जो कि ओवरी से स्रावित होते हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो आपके आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में। अब इसमें आप जान रहे हो कि इसमें कोई भी डक्ट नहीं प्रेजेंट है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जितने भी आपको यहाँ पर बताई गई चीजें उनको ध्यान रखिएगा। और जितना देखिए, ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं यहाँ पर जो लिखा है वो तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन जितना बोल रहे हैं हम उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो सुनिए, एकदम अटेंटिव होकर लेक्चर को सुना करिए
करिए, पढ़ा करिए। उसके बाद आप जब डीपीएस सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए किसी भी मान लीजिए कोई प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं तो एक किसी भी प्रैक्टिस सेट के आपके 90% क्वेश्चंस बनने ही चाहिए। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो उसके 90% क्वेश्चन आपको बनने चाहिए, तब तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर नहीं बन रहे हैं तब तो मतलब या तो आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो या तो आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हो। अगर 90% क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, 90% के ऊपर बन रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 90% भी बन रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। तो ये तब हो पाएगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान लगा के पढ़ोगे, अटेंटिव होकर लेक्चर सुनोगे, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको सब सुनोगे और उन पे अपनी चीज़ों को एम्पलीफाई करोगे। आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स thus has a limited role in secretion and absorption. The main function is to provide protection against chemical and mechanical stress. They cover the dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and pancreatic ducts. इन सब जगह क्या प्रेजेंट होती है? कंपाउंड्स एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं, मल्टी लेयर्ड होती हैं। देखिए कंपाउंड्स ऑफ कंपोस्ट ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल्स, लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका काम लिमिटेड होता है, कम होता है, ठीक है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। इनके फंक्शंस होते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। क्लियर? ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बक्कल कैविटी आपकी देखने को मिल रही है, माउथ वाला पार्ट। इसमें इनर लाइनिंग पे मॉइस्ट सरफेस जो बनाती हैं वो यही क्या बनाती है? कंपाउंड एपिथेलियम ही बनाती हैं। ये देखिए, ये मल्टी लेयर्ड में आपको अलग अलग कलर में अलग अलग लेयर दिखाई दे रही है ना, तो ये मल्टी लेयर्ड में प्रेजेंट होती हैं। चलिए अब एक काम करिए, इसको आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में क्या अंतर है, इसको फटाफट से क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में क्या अंतर है, क्या बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सिंपल एपिथेलियम में इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर की सेल्स बनी होती हैं, और कंपाउंड एपिथेलियम में मोर देन वन लेयर इसमें प्रेजेंट होती हैं। ऑल द सेल्स रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है। द सेल्स ऑफ डीपेस्ट लेयर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, हाउएवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्लियर? तीसरा है कि it covers the moist surface where there is little wear and tear. It is secretory, absorptive and protective in function. ये काम किसके होते हैं? सिंपल एपिथेलियम के। It covers the surface where constant wear and tear takes place, और इसका मेन काम होता है प्रोटेक्टिव लेयर का बनाने का, ठीक है, क्योंकि बाहर से बनी है तो बाहर से इसका काम होता है कि प्रोटेक्शन में हेल्प करना। ठीक, तो ये हो गया आपका सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम में अंतर जो होता है, ठीक है। तो चलिए कुछ और आगे पॉइंट है, इनको भी देख लेते हैं। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंट्रासेलुलर मटेरियल्स इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज। स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। अब आगे हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है सेल जंक्शन, ठीक है। सेल जंक्शन क्या होते हैं ये आगे हमको पढ़ना है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको आज पढ़ लीजिएगा, ये वाला लेक्चर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम, क्योंकि एक ही बार सब पढ़ा देंगे ना तो एक ही बार नहीं समझ में आएगा, सब पता चले एक ही बार सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आज पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम अगले सेशन में हम सेल जंक्शन पढ़ेंगे। सेल जंक्शन क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये पढ़ लेंगे तो आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।